देवकुंड पहाड़ों के बीच बसा एक शांत सा शहर था। दिन में वह बिल्कुल साधारण लगता। स्कूल की घंटी, चाय की दुकानों पर राजनीति की चर्चा, सब्जी बाजार का हल्का शोर, मंदिर की आरती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, शहर का चेहरा बदल जाता। खिड़कियां एक एक करके बंद हो जातीं, गलियां खाली हो जातीं, पुरुष घरों के भीतर चले जाते, औरतें बिना किसी बातचीत के, बिना किसी संकेत के एक ही दिशा में चल पड़ती, तालाब की ओर। कोई आदेश नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी। फिर भी सबको पता था, शाम के बाद बाहर नहीं निकलना है। शहर के बीच था छाया तालाब। उसका पानी हमेशा शांत रहता। हवा चले या तूफान आए, उसकी सतह पर शायद ही कोई लहर बनती। वह गहरा था, असामान्य रूप से गहरा, और शाम के समय उसका रंग थोड़ा अधिक काला दिखाई देता, जैसे पानी नहीं, अंधेरा भरा हो। कबीर आनंद जब देवकुंड पहुंचे तो उन्हें पहले ही दिन से एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उनका शोध विषय था सामूहिक अपराधबोध और उसका मिथकों के रूप में प्रकट होना। लेकिन देवकुंड उनके लिए केवल शोध नहीं था, ये निजी था। उनके दादा करण आनंद 1953 में इसी शहर में लापता हुए थे। सरकारी रिकॉर्ड कहता था गुमशुदा, परिवार कहता था मानसिक संतुलन खो दिया था। कबीर के पास दादा की पुरानी डायरी थी। अंतिम पंक्ति लिखी थी, वो पानी से नहीं आती, वो प्रतिबिंब में प्रतीक्षा करती है। कबीर को तब लगा था, यह एक रूपक है। देवकुंड पहुंचने के बाद उन्हें समझ आने लगा, शायद नहीं, शहर के लोग उन्हें सीधे देखने से बच रहे थे। उनकी निगाहों में पहचान थी, जैसे वे पहले भी किसी आनंद को देख चुके हों। और फिर उनकी मुलाकात हुई राधिका से। राधिका स्कूल में अध्यापिका थी, शांत, संयमित, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था। उसने बिना औपचारिकता के कहा, आपको शाम के बाद तालाब के पास नहीं जाना चाहिए। कबीर ने पूछा, क्यों? राधिका ने उत्तर दिया, क्योंकि हर कोई सच देखने की क्षमता नहीं रखता। उस रात कबीर ने अपने कमरे की खिड़की से देखा, शाम होते ही औरतें तालाब की ओर बढ़ रही थीं। पुरुष घरों के भीतर थे, जैसे कोई अनकहा समझौता हो। अगली सुबह 3 पुरुष अचानक अंधे हो गए। आधिकारिक कारण, ऑप्टिक नर्व फेल्योर। उन्होंने दावा किया कि वे घर से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन उनकी पत्नियों के चेहरों पर भय नहीं था, एक अजीब सा संतोष था। कबीर को पहली बार लगा, यह केवल अंधविश्वास नहीं है, यह कुछ गहरा है। कबीर ने एक रात वैज्ञानिक तरीका अपनाया, कैमरा, इंफ्रारेड, ऑडियो रिकॉर्डर। शाम 6:53 बजे तालाब पर हल्की धुंध उतरने लगी, और फिर धुंध के बीच एक सफेद आकृति उभरी। लंबे बाल, धीमी चाल, सीधे पानी की ओर। कैमरे की स्क्रीन पर केवल स्टैटिक। कबीर ने अपनी आंखों से देखने की कोशिश की। उसी क्षण हवा भारी हो गई, जैसे ऑक्सीजन कम हो रही हो। वह आकृति पानी में उतरी। पानी ने लहर बनाना बंद कर दिया, जैसे तालाब सांस रोक चुका हो। कबीर ने पानी में झांका, प्रतिबिंब उनका नहीं था। वहां एक और आकृति खड़ी थी, उसके पीछे 3 और सबकी आंखें सीधी कबीर को देख रही थीं। अंधकार। सुबह कबीर बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन उनकी डायरी में एक नई पंक्ति लिखी थी, एकीकरण प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने यह नहीं लिखा था। पंडित हरिनारायण ने उन्हें देखकर कहा, हर पीढ़ी में एक आनंद आता है। पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर कबीर को पता चला, 1953 में उनके दादा देवकुंड आए थे। 1 महीने बाद लौटे, पर परिवार के पत्रों में लिखा था, वो लौटे, पर खाली थे। रात भर पानी को घूरते रहते, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। फिर एक दिन सचमुच गायब हो गए, और उसी साल देवकुंड में छाया की कहानी शुरू हुई। कबीर को समझ आने लगा, छाया कोई औरत नहीं, छाया एक भूमिका है।
कबीर ने शहर छोड़ने की कोशिश की। बस पकड़ी। 2 घंटे बाद बस रुकी। बोर्ड पर लिखा था, देवकुंड में आपका स्वागत है। ड्राइवर बोला, सर, आप कल भी यही कह रहे थे। कबीर को समझ आया, देवकुंड एक जगह नहीं, देवकुंड एक चक्र है। कबीर को अपने बचपन के दृश्य याद आने लगे। उनके पिता कठोर थे। अपराध बोध को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। कबीर स्वयं अपने मरीजों को इंसान नहीं, डेटा समझते रहे। राधिका ने एक रात सच बताया, तालाब औरत नहीं दिखाता, तालाब वह दिखाता है जो आप बन सकते हैं। उसका पति इसलिए अंधा नहीं हुआ क्योंकि उसने किसी औरत को देखा, वह इसलिए अंधा हुआ क्योंकि उसने अपने भीतर का हिंसक रूप देखा, और वह सह नहीं पाया। कबीर को एक गुप्त फाइल मिली। 1950 के दशक में देवकुंड एक प्रायोगिक मनोचिकित्सीय पुनर्वास कॉलोनी थी। तालाब एक थेरेपी चैम्बर। मरीजों को उनके दबे हुए अपराध बोध और आघात का सामना कराया जाता था। लेकिन प्रयोग असफल रहा। मरीजों ने अपने प्रतिबिंब को बाहरी सत्ता मानना शुरू कर दिया। थेरेपी मिथक बन गई, और मिथक वास्तविकता से अधिक शक्तिशाली हो गया। कबीर तालाब के सामने खड़े थे। पानी में प्रतिबिंब उनका नहीं था। सफेद वस्त्र वाली आकृति। चेहरा बदलता गया। महेश, 3 अंधे पुरुष, दादा, पिता, और अंत में कबीर। लेकिन आंखों के बिना। पानी से आवाज आई, अपराध बोध ऊर्जा है, ऊर्जा को पात्र चाहिए। तालाब में सब आकृतियां एक हो गईं। एक स्थिर सफेद छाया। अगली सुबह देवकुंड सामान्य था। कबीर कहीं नहीं थे। राधिका तालाब के पास खड़ी थी, सफेद वस्त्र में, खाली आंखें। पंडित मुस्कुराए। छाया लिंग नहीं देखती, सिर्फ बोझ देखती है। कैमरा ऊपर उठता है। प्रकटीकरण। देवकुंड कोई शहर नहीं, वह 1962 में बंद की गई एक परित्यक्त मनोचिकित्सीय कॉलोनी थी। फिर भी उपग्रह चित्रों में वहां गतिविधि दिखाई देती है। एक आधुनिक शोधकर्ता देवकुंड की ओर बढ़ रहा है। मोबाइल मैप गड़बड़ा रहा है, और हवा में वही आवाज गूंजती है, सच देखने की हिम्मत है। कबीर के गायब होने के बाद देवकुंड बाहर से वैसा ही दिखता रहा। बाजार खुलते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, मंदिर में आरती होती थी। पर हवा बदल चुकी थी। एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों से नहीं, अंदर से सुनाई देता था। लोग कम बोल रहे थे, और जो बोलते थे वे अपनी आंखें मिलाने से बचते थे। राधिका अब हर शाम तालाब जाती थी। पहले औरतें उसके पीछे चलती थीं, अब वह अकेली जाती थी। कोई रोकता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, जैसे पूरे शहर को पता हो। अब छाया ने नया पात्र चुन लिया है। कबीर का कमरा बंद कर दिया गया था, लेकिन कमरे में अजीब चीजें होने लगी। आईने पर बिना नमी के भाप जम जाती। मेज पर रखी डायरी अपने आप खुल जाती। हर सुबह उसमें एक नई पंक्ति जुड़ जाती। प्रतिरोध समाप्त, एकीकरण स्थिर, अगला चरण प्रारंभ। हस्तलिपि कबीर की थी, पर कबीर वहां नहीं थे। देवकुंड के कुछ पुरुषों को सपने आने लगे। सपनों में वे तालाब के सामने खड़े होते, पानी में झांकते, और अपने चेहरे की जगह कुछ और देखते। किसी को अपने हाथ खून से सने दिखाई देते, किसी को अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए अपना भविष्य दिखता, किसी को अपने बच्चे से दूर जाते हुए खुद का रूप। वे चीख कर उठते, पर सुबह होते ही चुप हो जाते। उनकी पत्नियां कुछ नहीं पूछतीं, जैसे उन्हें पहले से पता हो। तालाब ने काम शुरू कर दिया है। देवकुंड अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वह प्रक्रिया बन चुका था। 1 सप्ताह के भीतर एक पैटर्न साफ दिखने लगा। जो पुरुष सपने देख रहे थे वे शहर छोड़ने की कोशिश करते, पर या तो उनका रास्ता भटक जाता, या वाहन खराब हो जाता, या वे किसी मोड़ पर घूमकर फिर देवकुंड के बाहर पहुंच जाते। एक आदमी ने कहा, मैं सीधा जा रहा था, सड़क खुद मुड़ गई, मोबाइल नेटवर्क गायब, इंटरनेट बंद, मानचित्र खाली।
जैसे देवकुंड दुनिया की सतह पर नहीं, किसी दूसरी परत पर मौजूद हो। पंडित हरिनारायण ने एक रात राधिका से कहा, चक्र तेज हो रहा है। राधिका ने पूछा, कब रुकेगा? पंडित ने उत्तर दिया, जब आखिरी स्वीकारोक्ति हो जाएगी। यह पहली बार था जब किसी ने खुलकर माना। देवकुंड अपराध बोध को संग्रहित करता है। कबीर जीवित है। एक रात तालाब के पास एक आकृति दिखाई दी। सफेद वस्त्र, लंबे बाल, पानी में स्थिर खड़ी। लोगों ने सोचा राधिका है, पर वह आकृति अधिक लंबी थी। उसके कंधे चौड़े थे। पंडित ने धीरे से कहा, एकीकरण कभी एक दिशा में नहीं होता। तालाब ने कबीर को निगला नहीं था। तालाब ने कबीर को बांट दिया था। उसका एक हिस्सा राधिका में, एक हिस्सा पानी में, और एक हिस्सा शहर के पुरुषों में फैल गया था। कबीर अब व्यक्ति नहीं थे, वे देवकुंड की चेतना बन चुके थे। चेतन शहर। अब देवकुंड प्रतिक्रिया देने लगा। एक दिन एक बाहरी पर्यटक गलती से शहर आ गया। उसने शाम को तालाब का वीडियो बनाया। वीडियो में कुछ नहीं दिखा, पर रात को उसके फोन में एक नई क्लिप थी। उस क्लिप में वह खुद पानी में खड़ा था और उसके पीछे एक सफेद छाया। सुबह वह पर्यटक चुप था। 3 दिन बाद वह अंधा हो गया। डॉक्टर कारण नहीं बता पाए। देवकुंड चयन करने लगा था। वह हर किसी को नहीं छूता था, वह केवल उन्हें छूता था जो अपने भीतर कुछ दबाए हुए थे। हिंसा, अपराध, स्वीकार न किया गया सच। देवकुंड फिल्टर बन चुका था। देवकुंड अस्तित्व नहीं, अवस्था है। पुराने अभिलेखों में खुलासा हुआ। 1962 में देवकुंड नाम की पुनर्वास कॉलोनी बंद कर दी गई थी। इमारतें गिरा दी गईं। लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड में वहां जंगल है, तो फिर लोग कहाँ रह रहे हैं? या क्या लोग वहां रहते ही नहीं? संभव है देवकुंड भौतिक स्थान नहीं, वह मानसिक आयाम है, एक मनोवैज्ञानिक जेब, जो तभी सक्रिय होती है जब कोई व्यक्ति अपने अपराध बोध के भार के साथ उस आवृत्ति पर पहुंचता है। इसीलिए हर पीढ़ी में एक आनंद खिंचता है। वह संयोग नहीं था, वह प्रतिध्वनि थी। पात्र। एक रात राधिका तालाब के सामने खड़ी थी। हवा बिल्कुल स्थिर। उसने पानी में देखा। प्रतिबिंब उसका नहीं था, कबीर का चेहरा, पर उसके भीतर सैकड़ों चेहरे। और आवाज आई, चक्र अभी अधूरा है। राधिका को समझ आया, देवकुंड तब तक रहेगा जब तक अपराधबोध रहेगा। ये शहर नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यह ईंट पत्थर से नहीं बना, ये मन से बना है। एक आधुनिक मनोचिकित्सक अपने कार्यालय में बैठा है। उसकी मेज पर एक केस फाइल रखी है। रोगी को बार बार एक ही सपना आता है, एक शहर जिसका नाम देवकुंड है। वह आईने में देखता है, उसका प्रतिबिंब एक क्षण देर से हिलता है और फिर मुस्कुराता है। धीरे से आवाज गूंजती है, देवकुंड स्थान नहीं है, देवकुंड प्रतीक्षा है।